वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम OPD ऑन हेल्थ टीवी एंड ऑन द रेडियो चैनल कॉल्ड ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 फ्यूजन। द टू नंबर्स जिस पे आप कॉल कर सकते हैं वो हैं 021-353-5778 और 353-05-779। एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हो, कहाँ से? मैं कराची से शाजिया बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछना था कि ना ट्यूब प्रेगनेंसी के क्या रीजंस होते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन 2 दफ़ा मेरी ना ट्यूब प्रेगनेंसी हो चुकी है, 2 दफ़ा मेरी लेप्रोस्कोपी हो चुकी है इसके लिए। फिर इसके मुझे क्या रीजन बता सकती हैं ट्यूब प्रेगनेंसी के? थैंक यू शाजिया। थैंक यू ओके, शाजिया फ्रॉम कराची। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इस पे मैं आने भी वाली थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। शाजिया का सवाल है कि इनकी 2 एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हुई हैं और इनका सवाल ये है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसीज या ट्यूबल प्रेगनेंसीज क्यों हुई हैं। देखिए, नॉर्मली फर्टिलाइजे हर औरत के एक यूट्रस होता है, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं और 2 ओवरीज होती हैं। जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं, हमल उसके अंदर ठहरता है और जब 8 सेल स्टेज का होता है तो वो वापस जाके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर लेता है। किसी वजह से वो वहाँ रह जाता है और ज़्यादातर यूट्रस के बाहर जो प्रेगनेंसीज होती हैं ज़्यादातर ट्यूब में होती है, लेकिन ट्यूब के अलावा भी हो सकती है। यानी कि बहुत कम पेल्विस के पेरिटोनियल कैविटी में भी हो सकती हैं, ओवरीज में भी हो सकती हैं। तो अगर फॉर सम रीज़न वो प्रेगनेंसी ट्यूब में फर्टिलाइज होकर वहीं की वहीं रह जाए तो वो जब बढ़ती है तो बढ़ने की जगह नहीं होती है, तो ट्यूब रप्चर हो जाते हैं। और इसकी वजह ये है, तो आपके आई होप सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि ट्यूब में प्रेगनेंसी क्यों होती है। ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहरती है और जब वो वहाँ से मूव करके यूट्रस नहीं जाती है तो वहीं रह जाती है। उसकी 2 रीज़न्स हैं, या तो प्रेगनेंसी जो कंसेप्शन है उसका कोई प्रॉब्लम है कि वो वहीं चिपका रह गया, या ट्यूब में कोई ऐसा इन्फेक्शन है कि वो पास ऑन नहीं हो सका। और इसको डायग्नोज करने के लिए एक तो हिस्ट्री है, दूसरा मायना है और तीसरे टेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली शुरू के हमल में ट्यूब अल्ट्रासाउंड में नहीं आते, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी को अगर आपको शुबा हो रहा है और पेशेंट की इतनी एक्यूट कंडीशन नहीं है तो आपको बीटा HCG टेस्ट कराना होता है। एक ब्लड टेस्ट होता है हमल का। देखिए, यूरिन में हमल ज़रा देर से आता है और ब्लड में हमल का ज़रा जल्दी पता चल जाता है और ज़्यादा रिलायबल होता है, जिसको कहते हैं सीरम बीटा HCG। अगर ये प्रेगनेंसी सही बनी है तो 2 दिन यानी 48 आवर्स के बाद बीटा HCG को डबल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये हमल नॉन वाइबल है, चाहे एक्टोपिक हो या यूट्रस के अंदर भी ऐसे हमल होते हैं जो सही नहीं बनते हैं, तो वो 48 आवर्स के अंदर डबल नहीं होता है। तो फिर हमें बहुत मोहतात रहना होता है। अगर बीटा HCG डबल नहीं हो रहा है, यूट्रस खाली है, यूट्रस के बाहर एक शैडो आ रहा है, तो उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर ये शुरू में तशख़ीस की जाए तो कुछ दवाएं भी हैं जो दी जा सकती हैं और ये एक्टोपिक डिज़ोल्व हो सकती है। लेकिन जी, एक और कॉलर है जी, कहाँ से हैं और कौन बोल रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस नबीला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस नबीला, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी में मुझे मेरा दिस इज लाइक 3rd मंथ। सॉरी फिर से बोलिए। 3rd मंथ है मेरा प्रेगनेंसी का। माशाल्लाह, अल्लाह हिफाजत में रखे। अच्छा, बस मुझे ये पूछना है कि इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो मुझे पता नहीं चलता। समटाइम आई फील कि बहुत लो है और समटाइम्स के मुझे समझ नहीं आती कि ब्लड शुगर कम है और कभी ब्लड प्रेशर कम है। तो खाने की भी समझ नहीं आती है, नोजिया इट्स देयर। तो सब चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है और कभी लगता है ज़्यादा खा रही हूँ तो तभी वॉमिटिंग आ रही है और कभी लगता है कि बहुत भूख लगी है। तो व्हाट विल आई डू विद दैट थिंग? नोजिया होता है, मैं मेडिसिन ले लेती हूँ and then it's quite confusing. नहीं, मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग।
देखें, प्रेगनेंसी में जो बॉडी में चेंजेस हैं उनमें से एक चेंज ये भी है कि इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी शुगर, ब्लड में शुगर की लेवल गिर जाती है। तो द वे राउंड जो आपको करना चाहिए है कि बड़ी मील्स की जगह 5 दफ़ा खाएं और थोड़ा थोड़ा वक्फे से खाएं, ताकि आपको ये फीलिंग ना हो। जब आपको लो फीलिंग होती है तो आपको लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर आगे पीछे हो रहा है, लेकिन हो सकता है आपकी हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से शुगर का लेवल लो हो रहा हो। तो आप इसको यूँ करें आप कि इसमें तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, आप 5 दफ़ा खाएं, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। एक ही चीज़ नहीं कि 5 दफ़ा आप एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं, थोड़ा बैलेंस, दाल भी, सब्ज़ी भी, गोश्त भी, एवरीथिंग इन मॉडरेशन खाएं। और जहाँ तक ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है, अगर आप ब्लड चाह रही हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़े नहीं, तो आप रेड मीट अवॉइड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा सॉल्ट और ग्रीसी फूड और अंडे की जर्दी, ये चीज़ें हैं जो आगे चल के मसले कर सकती हैं। आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें शुरू से ही अगर अवॉइड कर ली जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप एंड में प्रॉब्लम्स में नहीं फंसें। एक और कॉलर हैं, थैंक यू। प्रोग्राम पॉपुलर जा रहा है, लग रहा है कि बहुत कॉल्स आ रही हैं। जी, कौन बोल रहा है, कहाँ से? जी अस्सलाम, आलिया कराची से बात कर रही हूँ। जी आलिया जी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। आई एम अराउंड 15 वीक्स प्रेग्नेंट विद ट्विन प्रेगनेंसी। ओ माशाल्लाह, आई लव ट्विंस। थैंक यू सो मच। एक तो मुझे आपसे ये एमनियोसिंथेसिस टेस्ट जो है उसके बारे में पूछना था। ठीक है। आई वाज टोल्ड बाय माय डॉक्टर टू गेट इट डन। आपकी एज कितनी है? I am 30. अच्छा। And this is my second pregnancy, and the first pregnancy was very smooth. Alhamdulillah, I've got a 7-year-old daughter. अच्छा। And अब मुझे ये पूछना था because I was researching on this topic and I found out कि इसमें कुछ miscarriages के chances होते हैं या कुछ इस तरीके की। नहीं, तो डॉक्टर ने आपको क्या इंडिकेशन बताया है एमनियोसेंटेसिस का? कोई वजह बताइए कि क्यों कर रहे हैं? नहीं, I was told it's a very routine test now and we recommend it to everybody, though it's the patient's choice either to get it done or not. चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। अनदर क्वेश्चन, एक तो मुझे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के बारे में मालूम करना था कि हाउ सून कैन आई गेट द टेस्ट डन एंड इज इट अ ब्लड टेस्ट और एनी अदर टेस्ट? तो आप अगर आप मुझे बता सकें तो आई विल बी रियली ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। एक तो ये पहला क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है जिसमें आप अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में थ्रू द एब्डोमिनल वॉल यूट्रस के अंदर से जाके कोई फ्लूइड निकाल के और उसका टेस्ट करते हैं। वो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए होता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इंडिकेशन है, जैसे एज ओवर 40 या 35 या कोई फैमिली में कोई ऐसी डिजीज़ हो जिसका टेस्ट अवेलेबल है, तब एमनियोसेंटेसिस करानी चाहिए। अगर आप कह रही हैं फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है, ना आपकी और ना आपका इतनी 30 इट इज़ amniocentesis is not a routine test. It is a specialized test and it should be done when indicated. ये तो पहला क्वेश्चन का हिस्सा है। दूसरा, जेस्टेशनल डायबिटीज़, हमल में जो शुगर हो जाती है ना, वो टेस्ट करने का जो सही तरीका, जो WHO रेकमेंडेड तरीका ये है कि आप लेबॉर्ट्री जाएं और वो आपको 50 ग्राम शुगर लोड पर लाते हैं। उसके एग्जैक्टली 1 घंटे बाद जब ब्लड टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, उससे पता चलता है कि डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में कि नहीं। तो ये टेस्ट होता है। अब आई होप आपके सवालात का जवाब मैं दे सकी। अगले हफ्ते मैं और सवालात के जवाब दूंगी। और कल आप देखेंगे जब OPD, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, और ये साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट करेंगी डॉक्टर सारा खान 6 बजे कल। और मैं अब आई एम साइनिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम OPD। ये लाइव कॉल्स का मैंने नंबर आपको बताया हुआ था। इन एडिशन facebook.com healthtv.tv पे भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और हमारी ईमेल है opd@health-tv.tv। एंड बहुत शुक्रिया अपनी कॉल्स का, एंड थैंक यू वेरी मच।